नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं मेरे साथ नमस्ते अनंतपुर। आज मैं मौजूद हूं इंश्योरेंस के संबंध में जानने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम जानेंगे कि आम इंसान के जीवन में ये क्यों महत्व है और इसका हम लोग उपयोग क्या-क्या कर सकते हैं। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं साद अंसारी जी। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस आम व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है और इसे मध्यम वर्गीय व्यक्ति कैसे उपयोग कर सकता है और कैसे इसका लाभ ले सकता है। इसके बारे में मुझे विस्तार से आप बताइए, क्योंकि हमारी वीडियो काफी लोग देखेंगे और इस वीडियो से लोगों को ये सीख मिलेगी कि इंश्योरेंस उसके जीवन में क्यों जरूरी है। बिल्कुल जी, चलिए, सबसे पहले धन्यवाद विनय जी आपका, जो आज इस फाइनेंशियल एडवाइजरी स्पेशली हेल्थ और लाइफ के लिए आपने मेरे को मौका दिया है बोलने का। तो देखिए, मैं एकदम नॉर्मल शब्दों में एक ही चीज बताना चाहूंगा। मैं हर किसी को हंसी मजाक में बताता हूँ जब भी फाइनेंशियल गाइडलाइन देता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी, बहुत टेक्निकल ना जाके, कि सर बचपन में हम लोग लूडो खेला करते थे। तो लूडो खेलते खेलते 2 4 8 10 ऐसे करके 99 पहुंचते थे और अचानक 99 पहुंचने के बाद एक सांप काटता रहा, 0 पे पहुंचा देता रहा। तो फाइनेंशियल में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपन कई साल तक अपनी बचत करते हुए कमा रहे होते हैं और फाइनली एक बड़ी बीमारी आती है और पूरी हमारी सेविंग को खत्म करके हमको वापस गरीब बना देती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों की धारणा है कि कई कंपनी पहले पैसा दे देती है और कई कंपनी ऐसा होता है कि जब आप पहले अपना पूरा इलाज कराइए और आप पैसे दे दीजिए, फिर आप बिल लेकर आइए और बिल के बाद लगाएंगे, उसका क्लेम आपको मिलेगा। ये दो प्रकार की कंपनी कैसे-कैसे, तो इसके बारे में समझाइए कि इसमें जो हम लोग जब जाएँ वहाँ हॉस्पिटल, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इंश्योरेंस है, हमने इसीलिए रखा है कि हमारा बुरा वक़्त आए तो हम तुरंत इंश्योरेंस करा लें। क्योंकि ये लोगों का सवाल है, लोगों ने मुझसे कहा था ये बातें, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसके बारे में भी थोड़ा-सा मुझे विस्तार से बताइए। बहुत सही क्वेश्चन किया आपने विनय जी। मैं कई बार देखता हूँ न्यूज में, कई जगह सुनने को मिलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ या क्लेम नहीं दिया कंपनी ने। अक्सर लोगों का आता है कि हेल्थ लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो ये बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, हकीकत ये है कि हेल्थ लेना कब है। कभी भी किसी कंपनी में अगर अपन हेल्थ ले रहे हैं तो सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर आज से पहले मुझे कोई बीमारी था या कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उसको डिस्क्लोज करूं। कोई भी पुरानी बीमारी है पहले से है तो, और अगर पुरानी बीमारी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज्यादा तक जो भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं वो सिर्फ क्लेम बीमारी डिस्क्लोजर ना होने की वजह से होते हैं। तो कभी भी इंश्योरेंस लीजिए, डिस्क्लोज करिए सबसे पहले किसी कंपनी से लीजिए। सेकंड, आपने बोला कैशलेस और रिम्बर्समेंट। कैशलेस रिम्बर्समेंट, देखिए अभी जीएसआई करके गवर्नमेंट एक वेबसाइट ला रही है। बहुत जल्दी लगभग बड़ी जितनी अस्पतालें हैं, किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हम लेंगे वो ऑटोमेटिक टाई अप होगा। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का एक अच्छा पहल है जो हम सबके लिए बहुत शानदार है। ऑटोमेटिक सारे अस्पताल कैशलेस होंगे। बट फिलहाल पे कैशलेस पे जब आप जाते हैं तो आपका एक हेल्थ कार्ड होता है। उस हेल्थ कार्ड में को आप जाके दिखाते हैं तो वहां पे कंपनी का टीपीए बैठा होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। उसका काम इतना ही होता है कि वो कंपनी के लोग आए, उस हेल्थ कार्ड को देखना, देन तुरंत इम्प्लीमेंट करना। सपोज एक्सीडेंटल से कोई आता है, एक्सीडेंट हुआ आया, वो एमएलसी देखेगा। एमएलसी रिपोर्ट में गवर्नमेंट गाइडलाइन के तहत चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि अल्कोहल लेके एक्सीडेंट हुआ या लाइसेंस नहीं था। ये दो चीज चेक करेगा, देन एक्सक्यूट करेगा और जो कंडीशन, टर्म कंडीशन है इंश्योरेंस की, उसके बिहाफ में आपको क्लेम देगा। एक बात और समझती हैं कि कई बार ऐसे होता है, चूंकि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए कई बार एजेंट क्या है, खुद बोल देते हैं कि आप चलिए ठीक है, आप छोटा मोटा है, जांच मत कराइए, जांच करा लीजिए, और फिर आगे चलकर उन्हें दुखदाई भी होती है। तो जब वो फिर जब जाते हैं तो उसका क्लेम का, जो आप जैसे बताए, तो क्लेम का पैसा भी उन्हें टाइम से नहीं मिल पाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जब एजेंट समझाता है तो वो कैसे एजेंट के ऊपर भरोसा करें और कैसे कराए, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा क्या बताएंगे? देखिए, लगभग 26 कंपनियां हैं अपने इंडिया में जो हेल्थ का काम करती हैं। तो जब भी किसी भी कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो मोस्टली आपको ये देखना है कि कंपनी दो तीन चीजों को, क्लॉज को देख लें। जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पहला क्लॉज होता है आप
रूम रेंट अनलिमिटेड होना चाहिए। एम्बुलेंस जो है अनलिमिटेड होना चाहिए, एयर एम्बुलेंस भी अनलिमिटेड होना चाहिए। इसमें क्या रहता है, क्लॉज नहीं होता है। कल का डेट में ये है कि मैं 2000 का क्लॉज लगाया हुआ हूँ एम्बुलेंस के रूम का, और 2000 की जगह पे 4000 वाला रूम लेना पड़ रहा। तो मुझे लगता है कि मैं 10 दिन एडमिट था, तो मुझे 2000 एक्स्ट्रा 10 दिन के हिसाब से कितना हुआ, 20,000 रुपए देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, टोटल बिल का 50% आपको देना होगा। अगर 2000 का रूम रेंट वाला इंश्योरेंस आपने लिया है और 4000 वाला भी सर्वाइव किया है एडमिट के दौरान, तो कभी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो रूम रेंट पे का कोई क्लॉज नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का एक्स्ट्रा एक्सपेंस अपने को नहीं देना, 100% क्लेम होना चाहिए। कुल मिला के हम ये कहें, जैसे आपने सारी चीजें बता ही दी, अगर वो क्लेम कराता है सामने वाला, अगर ग्राहक है तो उसे सतर्क भी रहना है, और वो अपने जो करते हैं क्लेम, इंश्योरेंस करते हैं, वो बेहतर तरीके से पहले समझे, और समझने के बाद वो इंश्योरेंस ले तो उसे बेहतर लाभ मिल सकता है, और उसके साथ किसी प्रकार से कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। फिर दूसरा आते हैं यहाँ पर, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए सबसे जरूरी है आज के डेट में पैसा। वो पैसा जोड़ता है, या तो बैंक में रखता है, या कहीं व्यापार में लगाता है, या फिर कहीं और अन्य जगह लगाता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप बता रहे थे, लाइफ इंश्योरेंस में वो कैसे अपनी बचत कर सकता है, और कैसे अगर उसे बीच में जरूरत पड़ गई तो अपने पैसे निकाल भी सकता है जिसमें उसे नुकसान भी ना हो। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्या? देखिए, जैसा कि लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो लाइफ इंश्योरेंस में दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि बीच में निकालना है तो सरेंडर बोलते हैं। सेविंग भी होता है और यूलिप प्लान भी होता है। अगर आप यूलिप प्लान के साथ सेविंग करते हैं तो उसमें आप 5 साल के बाद चीजों को सरेंडर कर सकते हैं। बहुत चांसेस है कि मार्केट बेस पे उस समय का कंडीशन क्या है, रिटर्न बहुत शानदार मिल जाता है। बट अगर आप सेविंग प्लान लेते हैं तो सेविंग प्लान में क्या कंडीशन होता है कि जो आपका, थोड़ा सा इसे हिंदी में भी बताएंगे, सेविंग प्लान और ये जो है, तो यूलिप मतलब मार्केट बेस्ड प्लान। हाँ, कई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जी। गांव गांव तक जाएगी ये वीडियो, जी। तो बड़े आसान भाषा में लोग समझ सके, ऐसा बताइएगा हमें। सेविंग प्लान का मतलब ये होता है कि बचत प्लान। देखिए, बचत की बात जहां आती है ना, अपने इंडिया में बचत सिखाना नहीं होता, डीएनए में है लोगों के। अपन घर पे चीजें हमेशा बचाते आए हैं। बट बचत में 2-3 चीजें हमको देखना है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि अगर कोई बड़ी बचत हो तो मैं क्या टैक्स के दायरे में आ रहा। अभी तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है हमें। 12 लाख तक की कमाई है तो कहीं ना कहीं मध्यवर्गीय या लोअर क्लास जो है उस केस में नहीं आता है, तो यहाँ पे टैक्स सेविंग का मामला नहीं आता है। यहाँ पे सेक्शन 1010D आता है। सपोज आज मैं कहीं से पैसा डाल रहा हूँ तो उस पर टीडीएस करता है बैंक में, पोस्ट ऑफिस पे। बट अगर सेक्शन 1010D के तहत एक सेक्शन होता है टैक्सेशन का, तो जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो जो उसकी मेच्योरिटी आती है, जो आपको लास्ट में मिलता है, तो वो टैक्स फ्री होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। हम लोग ये देखते हैं कि कई बार यहाँ पे जो, चूंकि ये कोयलांचल क्षेत्र है, अनूपपुर जिला थोड़ा सा पिछड़ा भी है, तो हम लोग ये देखते हैं कि कई बार वो इंश्योरेंस करा लेते हैं और एजेंट जो है पैसे जमा नहीं करते। एक दूसरा, कई कंपनियां ऐसी आती हैं कि भैया जो रिटायरमेंट होते हैं सीसीएल से, बोलते हैं आप डबल दे देंगे 5 लाख 5 साल में, और वो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी जमा करा के और वो रफा दफा हो जाते, भाग जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए, आप बचाव के लिए आप क्या उपाय बताएंगे कि कैसे ग्राहक श्योर हो कि हमारा पैसा अच्छी जगह जा रहा है और पैसा हमें इसका मिलेगा ही मिलेगा? एकदम बहुत सही क्वेश्चन किया विनय जी आपने, क्योंकि ज्यादातर हम लोग को सुनने को मिलता है कि इंश्योरेंस में उन्होंने पैसा दिया और उनका नुकसान हुआ, जबकि आईआरडीए गाइडलाइन पे अगर आप करते हो तो कभी नुकसान नहीं होता। तो कभी भी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे, तो हमेशा कंपनी के अकाउंट में पैसे दीजिए। कंपनी का जो प्रॉपर लिंक है उस पे दीजिए। कभी भी किसी एजेंट को कैश मत दीजिए, या किसी एजेंट के अकाउंट में फोन पे या चेक मत डालिए, डायरेक्ट कंपनी पे डालिए। कंपनी हमेशा आईआरडीए रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लगभग 26-7 कंपनियां हैं, उसी के साथ करें और डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट पे पे करें। थर्ड पार्टी पे मत करें। अच्छा, एक चीज और थर्ड पार्टी से याद आया, कभी अगर एक क्लाइंट इंश्योरेंस लेता है तो कई बार ये होता है कि भाई मेरे अभी फोन पे से नहीं जा रहा, अब उनके फोन पे से मैं कंपनी के लिंक में पे कर दे रहा हूँ। कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्लेम आता है
तो उनका स्टेटमेंट दिखा जाता है, और जब थर्ड पार्टी का पेमेंट दिखता है तो कंपनी रिजेक्ट करती है कि इंश्योरेंस इनको अपना लेना था तो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्यों है। इसको थर्ड पार्टी अमाउंट बोलते हैं, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत सही जानकारी निकल कर अभी सामने आई है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि पहले तो लोग किसी भी एजेंट के खाते पे ना दें, नगद ना दें, और जो ये साइबर फ्रॉड की अभी जानकारी भी चल रही है, तो कई लोग बोलते हैं कि भैया आपका फोन पे नहीं चल रहा है तो हो गया, हम पहली किस्त मैं डाल दे रहा हूँ, दूसरी तीसरी किस्त आप डालते रहिएगा। और अगर वो पहली किस्त डाल दिया तो जब वो पहला जो पूरा पैसा होगा और जब उसे क्लेम मिलेगा पूरे पैसे का, तो वो जो फर्स्ट बार फोन पे किया होगा पहले हकदार वही होगा। तो अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो निवेदन है कि इस चीज की सतर्कता जरूर बरतें। सर, मैं दूसरी बात और कर रहा था आपसे कि जो भोले भाले लोगों को जो लालच देते हैं कि हम आपका जो है 5 साल में डबल कर देंगे, पैसा ले लेते हैं और वो रफू चक्कर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं, बहुत सारे मामले चलते हैं, बहुत सारे हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि चूंकि कोई जीवन भर की पूंजी अपनी ना कमा दे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि क्लाइंट जब भी अपने इन्वेस्टमेंट करे तो मैं बताया, अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो आरबीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आरबीआई के साथ गाइडलाइन पे, सेबी के साथ गाइडलाइन पे, और अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं तो आईआरडीए से गाइडलाइन होनी चाहिए, उनसे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो भी कंपनी आप गूगल करते हैं दिखता है, सामने वाला समझेगा कैसे फिर उसे? गूगल कर सकते हैं आप, या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आइडिया ले लीजिए। अब नई-नई कंपनियाँ आती हैं, अपना रजिस्ट्रेशन दिखाती हैं गूगल में, वेबसाइट में कुछ चीज़ें डाल देती हैं और बताती हैं सर मेरा, आप चेक कर लीजिए गूगल में। जो सीधे-साधे भोले-भाली जनता है वो चेक करती है कि हाँ, इनका गूगल में तो दिख रहा, ठीक होंगे। अब उनको 5 साल में, 3 साल में डबल का एक बहाना देते हैं। अच्छा, कई बार वो लोग साल 2 साल में डबल करके दे भी देते हैं, ताकि क्लाइंट को एक अच्छा मैसेज जाए। देन फिर बड़ा अमाउंट आता है तब वो रफू चक्कर में जाते हैं। अभी 2-3 मामला हुआ। तो मेरा यही कहना है कि सतर्क रहें, और सतर्क रहने के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही रिलेटेड जो भी बैंकिंग है उसके साथ आप ट्रांजैक्शन करें, डायरेक्ट थर्ड पार्टी ना करें, और आईआरडीए से रजिस्टर्ड कंपनियों से ही करें, थर्ड पार्टी से ना करें। मेरा सबसे अब लास्ट सवाल होगा आपसे, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? और ये आम व्यक्ति, निचले व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या प्रभाव डालता है? देखिए, इंश्योरेंस बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, सेविंग हम सब करते हैं, हर जगह करते हैं, अलग-अलग तरीके से करते हैं, पोस्ट ऑफिस, एसबीआई सारी। बट इंश्योरेंस के साथ करने का पहला फ़ायदा मैं आपको बताया कि जब भी अपन मैच्योरिटी आती है तो वो टैक्स फ्री होता है। दूसरा, हम लोग कई बार अपनी सेविंग कर कर के पैसे बचाते हैं, और हम प्लान करते हैं कि आज 2000, 5000, 10,000 बचा रहा हूँ। आज से 20 साल के बाद एक अमाउंट आएगा, उससे मैं अपनी बच्ची की शादी करूँगा, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर बनाऊँगा। बट किसी वजह से मैं ये प्लान कर रहा हूँ और सेव भी कर रहा हूँ, और मैं किसी वजह से नहीं रहा दुनिया पे, तो वो गोल जो है वो खाली रह जाता है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको वादा करती है, जिस टर्म कंडीशन पे आप लेते हैं कि इतना आपको मैच्योरिटी मिलेगा आज से लेके अगले 10-20 साल के बाद। इन केस बीच में कुछ घटना घटी तो उस कंडीशन पे इतना पूरा पैसा हमारी तरफ से दिया जाएगा, ताकि आपका गोल अचीव हो सके। एक चीज मेरे एक एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग पे आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने नाम पे इंश्योरेंस करा के रखता है। इन द सेंस कहीं कुछ भी हुआ और उसकी डेथ हो जाती है, नॉमिनी में जिसका नाम होता है वो इंश्योरेंस क्लेम का हकदार होता है। कई बार उसे लेट होता है, तो वो व्यक्ति कैसे उस क्लेम को जल्दी पा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी भी विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारी वीडियो कई लोग देखेंगे तो ये जानकारी उनके तक पहुंचे। देखिए, सबसे पहले जब भी क्लेम होता है तो उनके जो परिवार का जो नॉमिनी है या उनके करीबी रिलेटिव्स हैं, कई बार क्या होता है कि कई एक्सीडेंट में मेन पर्सन और नॉमिनी दोनों नहीं रहते। उसके एक मैं रोकूंगा, वो एजेंट के थ्रू जाए कि सीधे वो कंपनी में, जिस कंपनी का है उस कंपनी में जाके सीधे संपर्क करके भी पैसे ले सकता है। ये भी क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एजेंट लोग लग जाते हैं तो फिर बीच में दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मतलब ऐसा बताइए। देखिए, एजेंट पे डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं आईआरडीए अगर एक एडवाइजरी बीच में डाली हुई है तो वो क्लाइंट के सपोर्ट के लिए डाली हुई है। वो ठीक आप कह रहे हैं कि कई एजेंट उसका मिसयूज करते हैं, एकदम करते हैं, बट कंपनी के साथ भी डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपको पूरा नॉलेज है। नहीं नॉलेज है तो जो उस क्षेत्र का रेपुटेटेड है, डेडिकेटेड एडवाइजर है, तो उसका सपोर्ट आप ले सकते हैं। चीजें आसान हो जाएंगी आपको करने के लिए। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप मेरे साथ सुन रहे थे, साधन सारी जी थे,
इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या प्रश्न अगर पूछने हैं तो हमारे आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जाकर पूछ सकते हैं।